हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग डे 4th की क्लास पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमारी क्लास का नाम है एनसीईआरटी का निचोड़, तो वास्तव में इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के टू द पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो टारगेट है, जो हम लोगों का लक्ष्य है, वो नीट 2024 में बेहतर से बेहतर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक सीट प्राप्त करने का टारगेट है, वो लक्ष्य है ना। तो कहने का मतलब है, अगर आप सारी की सारी क्लासेस विधिवत तरीके से पढ़ रहे हो तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको आने वाले एग्जाम में इस क्लास से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी में आप यदि चाहते हो कि मुझे 360 में 360 लाना है तो एक लक्ष्य बना लीजिए कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से टू द पॉइंट क्लियर होना चाहिए। चलिए आज हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, है ना। हम लोग आज बात करेंगे राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड पर, है ना। राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड पर बात करेंगे। यहाँ से कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे। क्या लिखा है? राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड, है ना। राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड। यहाँ से आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। जैसे राइबोसोम पर ही दो बातें पता हो। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। इसमें होता है प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। जबकि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक, है ना, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो 70S राइबोसोम किसमें पाया जाता है? आपको वेट प्रोकैरियोटिक कोशिका में, है ना। और जबकि 80S राइबोसोम किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत क्या क्या आता है ना। पादप आते हैं, कौन आते हैं? पादप आते हैं, कौन आते हैं? जंतु आते हैं, कौन आते हैं? कवक आते हैं, और कौन आते हैं? प्रोटिस्टा आते हैं। कौन आते हैं? प्रोटिस्टा आते हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत मात्र आपका मोनेरा आता है। कौन आता है? मोनेरा। मोनेरा बोले तो जीवाणु, मोनेरा बोले तो जीवाणु आता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता हो गई होगी। चलिए अब हम आगे का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं, है ना। आगे का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। सबसे पहले आपको ये पता रखना है, प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है। तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कहाँ मिलते हैं? तो जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात कोशिका झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं। ये एनसीईआरटी का पॉइंट बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। अगर कोई पूछता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कोशिका झिल्ली से जुड़े होते हैं, अर्थात जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला है कि इनका आकार कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट आपका आ गया। ठीक है, इनका आकार कितना होता है? इनका जो आकार है ना, इनका जो आकार है वो कितना है? 15 से 20 नैनोमीटर। कितना होता है? 15 से 20 नैनोमीटर होता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे बात करते हैं। जो आपका राइबोसोम होता है 70S, यहाँ पर 70S राइबोसोम की बात हो रही है, याद रखना। इसकी बात हो रही है 70S अर्थात प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात हो रही है। इसकी हो रही है 70S अर्थात प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात हो रही है। तो पहली बात तो इसमें ये पता हो गई कि ये जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। दूसरा पॉइंट, इनका जो आकार होता है वो 15 से 20 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 15 से 20 नैनोमीटर से होता है। और ये 2 उप इकाइयों से बना होता है। कितनी उप इकाइयों से? 2 उप इकाइयों से बना होता है। एक 50S होती है, एक 30S होती है। एक 50S होती है, एक 30S होती है ना। तो मैं बता दूं, प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम होते हैं, है ना, जो
प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम होते हैं उसमें छोटी यूनिट जो होती है वो 30S की होती है और जो बड़ी यूनिट होती है वो 50S की होती है। टोटल उसका 70S राइबोसोम बनता है। जबकि यूकैरियोटिक का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में छोटी यूनिट जो होती है वो 40S की बनी होती है और जो बड़ी यूनिट होती है वो 60S की बनी होती है और राइबोसोम 80S का बना होता है। कृपया करके यहाँ पे गणित नहीं लगानी है, ना तुम 50, 30, 80 जोड़ बैठो और 60, 40, 100 जोड़ बैठो। यहाँ पे मैथ के हिसाब से नहीं देखना है, ये तुमको याद रखना है। ठीक है, वही लिखा है। दो उप इकाइयां होती हैं, एक होती है 50S, एक होती है 30S। आगे लिखा हुआ है 70S राइबोसोम बनाते हैं। सही बात है। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई पूछे राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम का काम क्या है, तो राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, समझो बहुत ध्यान से। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, जैसे मैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? यहाँ पे मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? प्रोकैरियोटिक कोशिका बना लेता हूँ। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये क्या होता है? उसका डीएनए होता है। ये क्या होता है? उसका डीएनए होता है ना। तो ये डीएनए क्या करता है? ये डीएनए बनाता है एमआरएनए। ये डीएनए क्या बनाता है? एमआरएनए। और इस एमआरएनए से कई सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं। इस एमआरएनए से कई सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं, है ना। इस एमआरएनए से कई सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं, है ना। इस एमआरएनए से कई सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं। देखो, एक नीचे जुड़ गया, है ना, एक ऊपर जुड़ गया, एक और जुड़ गया, है ना। इस प्रकार ये कई सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं। कई सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? आप कहोगे सर ये है डीएनए। ये क्या है? डीएनए। ये क्या है? डीएनए। ये क्या है? एमआरएनए। ये क्या है? एमआरएनए। और ये क्या है? राइबोसोम। ये क्या है? राइबोसोम। ये क्या है? राइबोसोम, है ना। ये क्या है? राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? एक एमआरएनए से कई सारे राइबोसोम जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। एक एमआरएनए से कई सारे राइबोसोम जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, है ना। कई सारे राइबोसोम जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पॉलीसोम। क्या कहते हैं? पॉलीसोम या बहु राइबोसोम। क्या बोलते हैं? बहु राइबोसोम। क्या कहते हैं? बहु राइबोसोम कहते हैं। आइए देखो क्या लिखती है एनसीईआरटी। यही लिखती है बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइबोसोम बहुत सारे हैं। एमआरएनए, देखिए संदेशवाहक का मतलब हुआ एमआरएनए। संदेशवाहक का मतलब क्या हुआ? एमआरएनए। तो क्या है? राइबोसोम बहुत सारे हैं लेकिन एमआरएनए एक है ना। तो ऐसी बनी संरचना को, है ना, ऐसी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? बहु राइबोसोम कहते हैं अथवा बहुसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुसूत्र कहते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो राइबोसोम कितना है? कई सारे राइबोसोम हैं, लेकिन एमआरएनए कितना है? एक है। तो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं या फिर बहु राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? बहु राइबोसोम कहते हैं। बहुसूत्र का, आगे समझो, बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए अर्थात एमआरएनए से संबंध होकर प्रोटीन में भाग लेता है। क्या करता है?
रूटीन में भाग लेता है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर कई सारी रूटीन बनेगी। क्या बनेगी? ये रूटीन बनेगी। क्या बनेगी? ये रूटीन बनेगी। याद कर सकते हो अच्छे से डायग्राम के साथ, है ना। ये क्या बनेगी? ये सब तुम्हारी बन रही है रूटीन। क्या बन रही है? रूटीन। तो तुमने क्या सीखा? यहाँ पर आप प्रोकैरियोटिक, ये सब जो कहानी पढ़ रहे हो ये किसकी है? प्रोकैरियोटिक की है। किसकी है? प्रोकैरियोटिक कोशिका की है। जरा बताइए, आपको ये लाइनें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो पॉलीसोम संरचना को कहाँ देखने को मिलती है? आप कहोगे सर पॉलीसोम हमको प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब बात आती है अंतर्विष्ट पिंड की। इसकी बात आती है अंतर्विष्ट पिंड की, है ना। तो अंतर्विष्ट पिंड पर कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अंतर्विष्ट पिंड पर कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अंतर्विष्ट पिंड पर कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। जैसे पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोटिक है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें, है ना, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। इसमें क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है ना। और ये क्या होते हैं? कोशिका द्रव में पड़े होते हैं, है ना। कोशिका द्रव, है ना। कोशिका द्रव में, है ना। कोशिका द्रव में, है ना। कोशिका द्रव में पड़े होते हैं। कहाँ पड़े होते हैं? कोशिका द्रव में पड़े होते हैं। और ये क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। तो इतने पॉइंट आपको अच्छे से पता हो गए होंगे। अंतर्विष्ट पिंड पर सबसे पहली बात है, आपको ये 4 पॉइंट सदैव याद रखने हैं। एक, मात्र प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन से आवृत नहीं होते हैं। कोशिका द्रव में पड़े होते हैं। भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। अगर कोई कहता है कि प्रोकैरियोटिक में अंतर्विष्ट पिंड का क्या काम है, तो आपका एक आंसर होगा भोज्य पदार्थों का संग्रह करना। आइए आगे देखते हैं। आप पढ़ते हैं इसको। प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखो, साफ लिखा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। साफ लिखा है। क्या होता है? बचे हुए पदार्थ का संचय करना। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। क्या कहलाते हैं? अंतर्विष्ट पिंड। कहाँ पड़े होते हैं? कोशिका द्रव में पड़े होते हैं। बोलो, किसी कोई डाउट? क्लियर हुआ ना? एक एक बात हम लोग समझेंगे, है ना। सारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिससे आपको इंटरेस्ट आए, एनसीईआरटी के आप दीवाने हो जाओ, है ना। मैं इस बात का आपको वचन देता हूं, अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हो तो मैं आपके साथ हूं। बस आप लोग हमारे साथ रहिए। चलिए आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ये झिल्ली द्वारा नहीं घिरे होते। देखो साफ लिखा ना, झिल्ली द्वारा नहीं घिरे होते हैं, है ना। झिल्ली द्वारा नहीं घिरे होते हैं। फिर से देखो लिखा है कोशिका द्रव। मैं कलर चेंज कर देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल क्या क्या है आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, फास्फेट कणिकाएं। नंबर 1 क्या है? फास्फेट कणिकाएं। नंबर 2 क्या है? साइनोफाइसिन कणिकाएं। नंबर 2 क्या है? साइनोफाइसिन कणिकाएं। नंबर 3 क्या है? ग्लाइकोजन कणिकाएं। क्या है? ग्लाइकोजन कणिकाएं। अच्छे से आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। अगला है रसधानी। अगला क्या है? अगला है गैस रसधानी। गैस रसधानी याद रखना। अगर कोई पूछे गैस रसधानी किसमें पाई जाती है, तो आंसर होगा तुम्हारा प्रोकैरियोटिक में। अब प्रोकैरियोटिक में कहाँ मिलती है? एक तो ये नील हरित शैवाल में मिलती है। कहाँ मिलती है? एक तो ये नील हरित शैवाल में मिलती है, बैगनी शैवाल में मिलती है,
हरी शैवाल में मिलती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में जीवाणुओं में मिलते हैं, है ना। तो जो जीवाणु प्रकाश संश्लेषण करते वो कौन होते हैं? हरित शैवाल होती है, या फिर बोल सकते हो नील हरित शैवाल होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं। जरा बताइए यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है ना? यहां तक आपको डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, है ना। क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब हम लोग इन पर बात करेंगे, ठीक है। इस बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाएं, हिंदी में बोलते हैं ससिंग केंद्र की कोशिकाएं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं पर पहले पॉइंट आपको कुछ पता होना चाहिए, है ना। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं एक किस्म पाई जाती हैं, है ना। इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, पादप जंतु कवक और प्रोटिस्टा में देखने को मिलती है ना। बोलो बात समझ के। इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ये पादप जंतु कवक और प्रोटिस्टा में देखने को मिलती है। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। सभी आद्य जीव, आद्य जीव का मतलब क्या हुआ? प्रोटिस्टा, है ना। आद्य जीव का मतलब क्या होगा? प्रोटिस्टा। आद्य जीव, पादप, प्राणी, प्राणी का मतलब क्या हुआ? जंतु, ठीक है। और कवक में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है ना। तो मैंने पहले बता दिया क्या पर निकले हुआ यूकैरियोटिक कोशिका, है ना। यूकैरियोटिक कोशिका कहाँ कहाँ पाई जाती है? प्रोटिस्टा में पाई जाती है, पादप में पाई जाती है, जंतु में पाई जाती है, कवक में पाई जाती है। आगे लिखा है यूकैरियोटिक कोशिका में, है ना। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, है ना। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? झिल्लीदार अंगक, झिल्लीदार अंगक पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? झिल्लीदार अंगक पाए जाते हैं, है ना। जिसके कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? कक्ष युक्त। ऐसे मान लो एक बहुत बड़ा एक ग्राउंड है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और उसमें बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका का कोशिका द्रव्य हमको प्रतीत होता है। आइए दिखाता हूं कैसे। जैसे देखो ये हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है, ये क्या है? ये हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है। जैसे मैं इसमें पादप को ले लेता हूं, ये बाहर की तरफ क्या हो गई? बाहर की तरफ हो गई कोशिका भित्ति। बाहर की तरफ क्या हो गई? बाहर की तरफ हो गई कोशिका भित्ति। क्या हो गई? कोशिका भित्ति। इसमें ये क्या होती है? ये क्या होती है? ये होती है रसधानी। ये क्या होती है? रसधानी। ये क्या होता है? केंद्रक। ये क्या होता है? केंद्रक, है ना। ये क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक कैसा होता है? केंद्रक छिद्रयुक्त होता है। केंद्रक कैसा होता है? केंद्रक छिद्रयुक्त होता है ना। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? केंद्रक में कोण पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखो ये तुम्हारा केंद्रक हो गया। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो इससे लगा हुआ ER होता है। क्या होता है? ER होता है। क्या होता है? ER होता है। इससे लगा हुआ क्या होता है? इससे लगा हुआ ER होता है। और ER के पास ही क्या होती है? गोल्गी बॉडी होती है। क्या होती है? गोल्गी बॉडी होती है ना। क्या होती है? गोल्गी बॉडी होती है ना। क्या होती है? गोल्गी बॉडी होती है।
क्या होती है? गोल्गी बॉडी क्या होती है? गोल्गी बॉडी होती है। ER के पास लगी हुई क्या होती है? गोल्गी बॉडी होती है। आगे क्या होता है? आगे तुम्हारा लाइसोसोम होता है। क्या होता है? लाइसोसोम होता है। और क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना? क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और क्या होता है? हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक होता है ना? क्या होता है? हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक होता है। इस प्रकार तुमको दिखाई पड़ता है। यहाँ क्या होती है? यहाँ पे केंद्रिका होती है। यहाँ पे क्या होती है? केंद्रिका होती है ना? क्या होती है? केंद्रिका होती है ना? तो अब तुम यहाँ पे देख सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है? आप बहुत अच्छे से देख सकते हो क्या क्या हो गया। आप हो गए, ये हो गई रसधानी। क्या हो गई? रसधानी। क्या हो गई? रसधानी। क्या हो गया? हरित लवक। क्या हो गया? हरित लवक। क्या हो गया? हरित लवक। क्या हो गया? लाइसोसोम। क्या हो गया? लाइसोसोम। क्या हो गया? लाइसोसोम। ये क्या हो गया? गोल्गी बॉडी। ये क्या हो गई? गोल्गी बॉडी। ये क्या हो गया? ER। ये क्या हो गया? ER। ये क्या हो गया? केंद्रक। ये क्या हो गया? केंद्रिका। ये क्या हो गई? केंद्रिका। ये क्या हो गई? केंद्रिका। ये क्या हो गई? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या हो गई? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो कोशिका झिल्ली है ना? ये जो कोशिका झिल्ली है, ये क्या है? ये तुम्हारी कोशिका झिल्ली है। ये क्या है? कोशिका झिल्ली है ना? कोशिका झिल्ली। ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। और ये तुम्हारी क्या है? कोशिका भित्ति है। ये क्या है? कोशिका भित्ति है ना? अब ये जो कोशिका है ना? ये जो कोशिका है, ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारे कमरे हैं। क्या है? बहुत सारे कमरे हैं। इसीलिए उसने कहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है, ये क्या है? ये तुम्हारा है कोशिका द्रव्य। ये क्या है? ये तुम्हारा भरा हुआ है कोशिका द्रव्य। क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव्य है ना? ये क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव्य भरा हुआ है ना? क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। ये क्या है? कोशिका द्रव्य। क्या है ये? कोशिका द्रव्य है ना? तो वो कह रही है एनसीईआरटी कि यूकैरियोटिक का कोशिका द्रव्य हमको कोशिकांगों के कारण एक विस्तृत कक्ष युक्त संरचना प्रतीत होती है। यानी जो कोशिका द्रव्य है उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। आइए, है ना? देखो वही लिखा इसमें, है ना? कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। आगे देखो, यूकैरियोटिक कोशिका में, बहुत ध्यान से सुनना, यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली में केंद्रक आवरण मिलता है। झिल्ली में केंद्रक आवरण मिलता है। जबकि देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, है ना? प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखिए कहीं केंद्रक था, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं था। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में, है ना? यूकैरियोटिक कोशिका में देखिए केंद्रक दिख रहा है ना? ये केंद्रक दिख रहा है ना? तो कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये भी बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे क्या लिखा? इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय कोशिकी कंकाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मिलता है? कोशिकी कंकाल जैसी संरचना मिलती है। और आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में होता है। आनुवंशिक पदार्थ किसके रूप में होता है? आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में होता है। ये सारी बातें किसकी थी? यूकैरियोटिक कोशिका की थी। अब दिखाता हूं कैसे होता है ना? कैसे होता है?
है ना। यहाँ पर क्या होता है, ये तुम्हारी कोशिका है, ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या है, ये केंद्रक है। कोशिका के अंदर क्या है, ये केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, केंद्रक के अंदर होते हैं गुणसूत्र। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र। क्या होते हैं, गुणसूत्र। और गुणसूत्र में क्या होता है, गुणसूत्र में क्या होता है, गुणसूत्र में होता है डीएनए। क्या होता है, डीएनए। डीएनए, और डीएनए क्या है, यह है एक आनुवांशिक आनुवांशिक पदार्थ है। यह एक आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए जो होता है गुणसूत्र के रूप में, गुणसूत्र है ना, ये क्या है, गुणसूत्र है ना। गुणसूत्र के रूप में डीएनए जो होता है गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित होता है। किसके रूप में व्यवस्थित होता है, गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित होता है। चलिए आगे देखते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं, बहुत ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। कई बार नीट में क्वेश्चन ये कंफ्यूजन कर देता है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। समझो कैसे, कैसे पादप कोशिका जो होती है, पादप कोशिका, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, है ना, जैसे मैं लिखता हूँ यूकैरियोटिक कोशिका, क्या लिखता हूँ, यूकैरियोटिक कोशिका, है ना। दो लेता हूँ, एक लेता हूँ पादप और एक लेता हूँ जंतु, है ना। ये दोनों यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। अब इसमें देखना, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। रसदानी होती है, इसमें रसदानी नहीं होती है। हरित लवक होता है, इसमें हरित लवक नहीं होता है। मध्य पटलिका होती है, इसमें मध्य पटलिका नहीं होता है। जीवद्रव्य तंतु होते हैं, इसमें जीवद्रव्य तंतु नहीं होते हैं। तो देख लो, दोनों यूकैरियोटिक कोशिकाएं है ना, दोनों यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, लेकिन एक जैसी नहीं है। जो चीजें इसमें मिल रही हैं वो इसमें नहीं मिल रही हैं। तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। देखो क्या कह रही है एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी क्या कह रही है, देखिए वो कह रही है पादप कोशिका में, बहुत ध्यान से सुनना, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, हरित लवक होता है, एक बड़ी रसधानी मिलती है, जबकि ये प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। अब प्राणी कोशिका में देखो, प्राणी कोशिका में देखो, प्राणी कोशिका में क्या मिलता है, तारक काय, ठीक है। यहाँ पे देखो तारक केंद्र, यहाँ पे क्या लिखो, तारक केंद्र मिलता है, जबकि ये सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। क्या होता है, सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है ना। प्रत्येक कोशिकी अंगक की संरचना व कार्यकी का अध्ययन, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, आपको संभवतः ये टॉपिक बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगली क्लास जो हम लोगों की आएगी, है ना, वो अगले टॉपिक पर आएगी, उसका इंतजार हमको रहेगा, आप लोगों को रहेगा। विधिवत तरीके से पढ़ाई कीजिए, अध्ययन कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे पूछिए। चलिए मैं एक क्वेश्चन करता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है
राइबोसोम की माप क्या है? दूसरा प्रश्न है, अंतर्विष्ट पिंड का कार्य क्या है? अगला प्रश्न है, बहुसूत्र का कार्य क्या है? इस प्रकार आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।